हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों की प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए जो आज लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जनरली क्वेश्चंस बनता है आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं न्यूक्लियाई का नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियाई के ऊपर फोर्थ लेक्चर। इस लेक्चर में जनरली हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के लॉस को। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ आपके पास है, इसे आप कहते हो रेडियो एक्टिव डिके लॉ। रेडियो एक्टिव डिके लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल्स यहां से कैसे सॉल्व करने हैं वो भी मैं यहां पर आज आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं इसके साथ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने वाला। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड और सोडी ने जो लास्ट में लॉज दिए थे स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइज होते हैं वो धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट होते हैं, टूटना स्टार्ट होते हैं, रप्चर होना स्टार्ट होते हैं। और वो रप्चर जब होते हैं तो उनमें से अल्फा, बीटा एंड गामा रेज जो होती हैं वो एमिट होती है। ये जो डिसइंटीग्रेशन होती है स्टूडेंट्स, ये बहुत रैंडम होती है। ये एक मतलब एक आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है या एक चांस है कि वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है ये डिसइंटीग्रेशन। आप ये टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि वो डिसइंटीग्रेशन कब स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा। और ये जो डिसइंटीग्रेशन होती है स्टूडेंट्स, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस करके आया था कि ये फिजिकल और केमिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसको आप एसेलरेट नहीं कर सकते हैं, इसे आप इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, इसे आप रिटार्ड नहीं कर सकते हैं, इसे आप टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस चेंज करके चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कुछ लॉज ऐसे बनते हैं आपके पास बहुत सारी रिसर्च करने पे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ये देखा गया है। और जब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है तो जनरली ये देखा गया है दैट ये जो आपके पास रेडियो एक्टिविटी होती है या जब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होते हैं स्टूडेंट्स, तो जिस रेट से वो डिसइंटीग्रेट होते हैं उनको कैलकुलेट किया जा सकता है कि किस रेट से वो डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे कंसीडर आपके पास इनिशियली 100 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो कुछ टाइम के बाद वो 60 न्यूक्लियस रह जाते हैं। तो वो अब जो 60 न्यूक्लियस रह गए हैं, यानी कि 40 डीके हो चुके हैं, अब 60 जब न्यूक्लियस रह गए हैं, इस टाइम अगर हम इस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर हम टाइम नोट कर ले, तो अब किस रेट से ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करेंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसे आप कहते हैं रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। तो ये क्या बोलता है ये लॉ स्टूडेंट्स? ये कहता है कि द नंबर ऑफ, मैं पूरा लॉ यहां पर लिखूंगा आपके लिए। लॉ है आपके पास कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग यानी कि ब्रेक डाउन होना, डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पे हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर खास समय पे बात नहीं कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास कि उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस। ध्यान रखना, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पर। अनडिकेड न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। अनडिकेड न्यूक्लियस उस पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम, इन द सैंपल एट दैट टाइम। क्या क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स कि देखिए कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होंगे पर्टिकुलर टाइम पे पर सेकेंड में एक रेडियोएक्टिव सैंपल में। ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितने नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखिए आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि कंसीडर आपके पास अभी टाइम हम 0 रख रहे हैं और इस टाइम हम कह रहे हैं कि आपके पास 100 न्यूक्लियस है।
तो जिस रेट से ये डिसइंटीग्रेट होंगे स्टूडेंट्स, किस रेट से ये किस रेट से ये डिसइंटीग्रेट होंगे, ये प्रोपोर्शनल होगा कि अनडिकेड न्यूक्लियस कितने हैं। इस टाइम पे अनडिकेड न्यूक्लियस है 100, तो रेट काफी ज्यादा होगा। कंसीडर स्टूडेंट, हम कह रहे हैं कि 10 सेकेंड हो चुके हैं और 10 सेकेंड में 40 न्यूक्लियस जो है वो डीके हो गए। डीके कितने हो गए? 40 न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स अब 10 सेकेंड के बाद कितने न्यूक्लियस आपके पास रहे हैं? ये है आपके पास 60 न्यूक्लियस। तो अब इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जिस रेट से ये डिक्रीज होंगे ना स्टूडेंट्स, जिस रेट से ये डिसइंटीग्रेट होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस बात के ऊपर कि इस टाइम पे कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओरिजिनली अब प्रेजेंट है 60। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहां हुआ? पहले केस में हुआ या दूसरे केस में? तो देखिए किसके प्रोपोर्शनल था कि अनडिकेड न्यूक्लियस कहां है। तो इसका मतलब है 100 न्यूक्लियस जब है, जब शुरू में है आपके पास 100 न्यूक्लियस, उस टाइम पे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट किसी भी टाइम पे, क्योंकि टाइम के साथ अनडिकेड न्यूक्लियस जो होंगे वो घटते रहेंगे और डिकेड न्यूक्लियस बढ़ते रहेंगे। तो जो रेट होगा डिसइंटीग्रेट होने का वो बहुत कम हो जाएगा टाइम के साथ। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ आई होगी जो मैंने यहां पर कहने की कोशिश की है। अगर मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स कि एन नॉट है आपके पास नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट इनिशियली मतलब जब आपके पास टाइम 0 है। अब मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स एन आपके पास है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस आप कह सकते हैं इसको किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट एट एनी टाइम, चलिए इसको टी बोल देता हूं मैं, टी। और स्टूडेंट्स डी एन क्या है आपके पास? डी एन है आपके पास नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटिंग इन स्मॉल टाइम dt। कितने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गए हैं dt टाइम पे। तो स्टूडेंट्स क्या कहा रेडियो एक्टिविटी लॉ ने कि जो आपके पास रेट ऑफ डिके है, यानी कि जिस रेट से वो डिके होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो प्रोपोर्शनल है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस टाइम पे। यानी कि मैं कह रहा हूं कि माइनस डी एन बाई डी टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेट से ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं माइनस डी एन बाई डी टी, ये प्रोपोर्शनल है कि उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आपको पता है टी टाइम पे एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स माइनस साइन यहां पर क्यों यूज किया गया है? देखिए माइनस साइन मैंने इसलिए यूज किया है कि आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस होंगे ना स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे? वो डिक्रीज करेंगे टाइम के साथ। नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस जो होंगे स्टूडेंट्स वो डिक्रीज करेंगे, ध्यान रखिएगा, टाइम के साथ, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन यूज किया है। तो चलिए माइनस डी एन बाई डी टी, मैंने यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दिया तो यहां पर मैंने लिख दिया लैम्डा इंटू एन। लैम्डा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है स्टूडेंट्स। लैम्डा को हम कहते हैं डीके कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं डीके कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा ये डीके कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप जानते हैं माइनस डी एन बाई डी टी ये किसके इक्वल हो चुका है? ये आपके पास इक्वल हो चुका है लैम्डा इंटू एन के। अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इसको सॉल्व करेंगे हम माइनस डी एन सेपरेट वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे, आप ये पढ़ चुके होंगे। माइनस या माइनस इस साइड नहीं, माइनस को रहने दीजिए, लैम्डा इंटू
लैम्डा इंटू डी टी के। ये मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है, एन वाली टर्म्स को एक साइड कर लिया है और विदाउट एन वाली टर्म्स को एक साइड कर लिया है। तो अब मैं इसे इंटीग्रेट कर लेता हूं, माइनस डी एन बाई एन, ये आपके पास इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा टाइम डी टी। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगी? तो चलिए पहले माइनस को मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर देता हूं, ये बन जाएगा डी एन बाई एन, ये इक्वल होगा आपके पास माइनस ऑफ लैम्डा डी टी के। आप जानते हैं इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग एन, इट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होती है टी प्लस स्टूडेंट्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर आता है। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, देखिए कि जब t की वैल्यू 0 थी, जब इनिशियली टाइम 0 था, उस वक्त नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस कितने थे? n। तो मैं ये वैल्यूज ऊपर सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो ये बन जाता है log n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू 0 प्लस सी, एन नॉट आप यहां लिख ले। तो c की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? ये आ गई log ऑफ n नॉट। इस इक्वेशन नंबर 1 दे और इस इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 की वैल्यू 2 में सब्सटीट्यूट कर दे, पुट 1 इंटू, जब 1 की वैल्यू 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स log n इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा टी प्लस log ऑफ n नॉट। अब स्टूडेंट्स n नॉट को आप एक साइड ले आइए, तो ये बन जाएगा log n माइनस log n नॉट, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये इक्वल होगा माइनस ऑफ लैम्डा टी के, और log ऑफ n बाय n नॉट ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये इक्वल होगा माइनस लैम्डा टी के। log को मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो ये n बाय n नॉट ये इक्वल हो जाएगा आपके पास log, आई होप आप लोगों को पता हो, तो एंटी लॉग बन जाता है e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, और यहां से आपके पास इक्वेशन निकल जाती है दैट n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये है आपके पास रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इसे आप रेडियोएक्टिविटी डिके लॉ कहते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ग्राफ है आपके पास, ग्राफ है आपके पास, यहां की ओर टाइम है स्टूडेंट्स और यहां की ओर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ की और है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस। तो देखिए इनिशियली तो आपको पता है कि ये कितने होंगे? n नॉट होंगे। टाइम के साथ क्या होगा स्टूडेंट्स? ये घटते रहेंगे घटते रहेंगे, एक्सपोनेंशियली ये घटते रहेंगे, पहले बहुत तेजी से घटेंगे, लेकिन टाइम के साथ जो रेट होगा वो बहुत कम हो जाएगा, एंड ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेंगे, इनफाइनाइट टाइम पे ये कभी अचीव करेंगे कि जब ये एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कैसा ग्राफ है दोनों के बीच में? इनवर्स प्रोपोर्शन है, आप जानते हैं n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो देखिए यहां से इस ग्राफ से एक दो बात का पता चल रहा है, क्या क्या चल रहा है स्टूडेंट्स पता। देखिए पहली चीज हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइज है रेडियोएक्टिव सैंपल में, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं टाइम के साथ। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइज जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ। स्टूडेंट्स डिसइंटीग्रेशन जो है ये इनिशियली बहुत फास्ट है, लेकिन टाइम के साथ ये क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, और बहुत ज्यादा आगे स्लोअर हो जाती है। ये प्रोसेस जो होती है इनिशियली बहुत फास्ट है, यानी कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं, फिर स्लो हो जाती है, और फिर और भी ज्यादा स्लो हो जाती है टाइम के साथ। देन स्टूडेंट्स जितनी लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होती है, लार्जर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लार्जर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जितनी ज्यादा लैम्डा की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, हायर इज द rate of disintegration, higher is the rate of disintegration। कैसे पता चला स्टूडेंट्स? देखिए हमने शुरू में ही लिख लिया था दैट माइनस डी एन बाई डी टी
इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dN/dt के। जिस रेट से डिक्रीज होगा, जिस रेट से डिसइंटीग्रेट होगा कोई पार्टिकल, कोई न्यूक्लियाई, वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स तीसरी बात यहां पर देखने को मिलती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती ये चीज। क्या क्या चीज डिपेंड नहीं करती? रेडियोएक्टिव सैंपल कोई सा भी हो स्टूडेंट्स, कोई भी रेडियोएक्टिव सैंपल हो, इट विल टेक इनफाइनाइटली लॉन्ग टाइम टू कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। अगर आपको पूरे के पूरे सैंपल को, अगर 100 न्यूक्लियाइज है, सारे के सारे न्यूक्लियाइज को अगर आपको कन्वर्ट करना है, ब्रेक डाउन करना है, उन सबका आपको फ्यूजन करना है, सभी को तोड़ना है अगर आपने, तो इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू अचीव दिस प्रोसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई भी आप उठा के देख लीजिए, यहां पर कोई भी सैंपल उठा के देख लीजिए, उसको लगभग इनफाइनाइट टाइम लगेगा ये अचीव करते हुए। देन स्टूडेंट्स यहां से आप लैम्डा की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लैम्डा आपके पास क्या होगा? लैम्डा इक्वल होता है माइनस dN/dt होल डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं dN dN कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की अगर यूनिट देखनी होगी आपको, तो लैम्डा की यूनिट क्या होगी? पर सेकेंड, जिसे हर्ट्ज भी कहते हैं। ये आपके पास यूनिट होगी स्टूडेंट्स। आई होप आपको यह समझ आया होगा स्टूडेंट्स, रेडियोएक्टिविटी डिके लॉ। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एसोसिएटेड होता है, उसका नाम होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ। अब स्टूडेंट्स हाफ लाइफ क्या होती है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। कंसीडर स्टूडेंट्स आपके पास इनिशियली 100 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट थे और टाइम बढ़ने के साथ इसमें से 50 जो हुए स्टूडेंट्स वो डीके हो गए और अभी बचे कितने हैं? 50 अनडीकेड बचे हैं आपके पास। तो वो टाइम जिसमें स्टूडेंट्स कितने टाइम में आपके पास जो टोटल सैंपल प्रेजेंट था उसके 50% न्यूक्लियाइज कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, उसे आप कहते हैं हाफ लाइफ। और इसे डिनोट किया जाता है, टी के बेस में लिखा जाता है 1/2। तो आप लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या बनी स्टूडेंट्स? आप लिखेंगे कि द टाइम इंटरवल in which one half of the radioactive nuclei originally present in radioactive sample डिसइंटीग्रेट, कितने टाइम में वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं? ओरिजिनली प्रेजेंट इन रेडियोएक्टिव सैंपल डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड, उसे आप क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। उसे आप कहते हैं हाफ लाइफ। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ जो होती है किसी भी पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव आइसोटोप की, वो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, यानी कि जस्ट बाय लुकिंग एट दी हाफ लाइफ यू कैन टेल कि वो किस सब्सटेंस, किस न्यूक्लियाई का, कौन से एटम का न्यूक्लियाई है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। यहां पर मैंने क्लियरली लिख दिया है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। और इसको डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स, टी के बेस में आप लिख देंगे हाफ। अगर आपको यहां पर रिलेशन कैलकुलेट करना है, लेट अस कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन टी हाफ लाइफ एंड लैम्डा। हाफ लाइफ और लैम्डा के बीच में अगर आपको रिलेशन कैलकुलेट करना है तो वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर लैम्डा है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं दैट n इक्वल होता है n0 e रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टी के। ये हमने लिखा था रेडियोएक्टिविटी डीके में। अब आप जानते हो कि जब टाइम की वैल्यू t हाफ हो जाएगी स्टूडेंट्स, उस वक्त
जो n है यानी कि जो लेफ्ट न्यूक्लियस है, जो यानी कि उस टाइम पे प्रेजेंट है, वो कितने हैं? वो होंगे इनिशियली जितने हैं उसका हाफ। ये दोनों वैल्यूज को, ये जो दोनों वैल्यूज है आपके पास, इनको आप सब्सटीट्यूट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दे। तो n की जगह आपके पास आ जाएगा n नॉट बाय 2। एन नॉट यहां पहले ही लिखा है आपने, ए बन जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा, और टी की जगह आप लिखेंगे टी हाफ। तो देखिए एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया। रेसिप्रोकल्स ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो बन जाएगा 2 इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर लैम्डा टी हाफ। अब आप एंटी लॉग दोनों साइड ले लीजिए, लॉग दोनों साइड ले लीजिए, तो ये बन जाएगा log 2 इज इक्वल टू log ई लैम्डा टी हाफ। तो log ई 1 होता है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा log 2 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ। और यहां से टी हाफ की वैल्यू स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपके पास log 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। टी हाफ कितना आएगा? log 2 की वैल्यू है 0.693 बाय लैम्डा। तो ये आपके पास हाफ लाइफ की वैल्यू होती है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये है रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड लैम्डा यानी कि डीके कांस्टेंट, इसके बीच में ये रिलेशनशिप होती है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आई होगी। देन स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ? देखिए स्टूडेंट्स, जो हाफ लाइफ होती है किसी भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप की, वो हमें इस बात का आइडिया देती है कि वो जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई था वो स्टेबल था या अनस्टेबल था। अगर उसकी हायर हाफ लाइफ होगी, हायर हाफ लाइफ यानी कि अगर वो डिसइंटीग्रेट होने में ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि वो न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल है। अगर उसकी हाफ लाइफ लेस है, लेस हाफ लाइफ, ये बताता है कि वो न्यूक्लियाई जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है स्टूडेंट्स, इसीलिए जल्दी से कन्वर्ट हो गया है स्टेबिलिटी में। अब देखिए यहां पर हाफ लाइफ जो होती है स्टूडेंट्स, वो बहुत, उसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। जैसे अगर आपको यूनिवर्स की बतानी, यूनिवर्स, तो यूनिवर्स की है लगभग 10 रेज़ टू द पावर 10 ईयर्स। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, ये लगभग 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 सेकेंड छोटी भी हो सकती है, इतनी छोटी भी हो सकती है हाफ लाइफ। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए, आप कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे हाफ लाइफ आपको यूरेनियम की देखनी, यूरेनियम मैं बात कर रहा हूं जिसका एटॉमिक मास 238 है। दो आइसोटोप होते हैं 238 और 235, जिसका हाफ लाइफ 238 है आपके पास, उसकी हाफ लाइफ काफी ज्यादा हाई होती है, 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 ईयर्स स्टूडेंट्स। देन अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं पोलोनियम की बात करता हूं, पोलोनियम मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसकी हाफ लाइफ होती है केवल 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 सेकेंड्स। चेक करिए कितनी ज्यादा वेरिएशन है। हाफ लाइफ बहुत ज्यादा भी हो सकती है, हाफ लाइफ बहुत कम भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर हाफ लाइफ किसी एलिमेंट की बहुत ज्यादा है तो इससे यह पता चल रहा है कि वो एक बहुत स्टेबल न्यूक्लिया है। अगर हाफ लाइफ बहुत कम है तो उससे यह पता चल रहा है कि वो एक अनस्टेबल न्यूक्लिया है। Then students, one of the very important topics that I am going to discuss here, यहाँ पर एक important डिस्कशन कर रहा हूँ जो न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा यूज करूंगा। स्टूडेंट्स देखिए, अगर मान लीजिए कि इनिशियली n नॉट आपके पास 100 है, 100 न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनिशियली, और फर्स्ट हाफ लाइफ हुई, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट हाफ लाइफ की, पहली हाफ लाइफ के बाद आपके पास जो n है वो 50 हो गया। आप जानते हैं कि वो 50 हो गया, तो स्टूडेंट्स कैन आई से कि n बाय n नॉट का रेशियो कितना होगा? n बाय n नॉट, n है आपके पास 50, n नॉट है आपके पास 100, तो कैन आई से स्टूडेंट्स कि हो गया 1/2 हाफ लाइफ के बाद, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स इनिशियली आप जानते हैं कि 50 हो चुका है, अब यानी कि n आपके पास है 50, और सेकेंड हाफ लाइफ आपके पास होती है। जैसे इसकी सेकेंड हाफ लाइफ होगी स्टूडेंट, सेकेंड हाफ लाइफ आप जानते हैं 50 का हाफ हो जाता है 25, तो 25 एटम्स होंगे आपके पास प्रेजेंट। यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं कहूं कि n बाय n नॉट का रेशियो कितना होगा, अब देखिए n ये है स्टूडेंट्स,
अब ये है n, तो इनिशियली आपके पास अब है 25, इनिशियली आपके पास 100 थे। देखिए n नॉट को मैंने फिक्स रखा है, इनिशियली तो सैंपल में 100 ही थे ना, तो स्टूडेंट्स कहना इसे कि अब ये बन जाता है 1/4। अच्छा 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/2 की पावर 2। अब देखिए अगर मैं कहता हूं कि अब आपके पास है 25 एटम्स, अब थर्ड हाफ लाइफ होती है इसकी, थर्ड हाफ लाइफ, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद आप जानते हैं 25 का हाफ हो जाता है 12.25, इतने एटम्स बचते हैं आपके पास। तो स्टूडेंट्स कहना इसे कि n/n0 का जो रेशो होगा यहां पर वो कितना बन जाएगा, 12.25 डिवाइडेड बाय 100, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये बन जाएगा 1/8। 1/8 को आप लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब। स्टूडेंट्स क्या मैं यहां पर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पा रहा हूं, कैन आई से स्टूडेंट्स, यहां से मैं क्या एक चीज कह सकता हूं कि देखिए n/n0 का जो रेशो होगा ना स्टूडेंट्स, वो इक्वल होगा 1/2 की पावर n के। और n क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर n होगा कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है, n क्या होगा स्टूडेंट्स कि कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है, यानी कि n है हाफ लाइफ, यानी कि इसे लिख सकते हैं आप 1/2 रेज टू दी पावर t/t हाफ। तो देखिए अगर फर्स्ट हाफ लाइफ हुई है तो n की जगह 1 पुट कर लीजिए, 1/2 आ जाएगा। अगर सेकेंड हाफ लाइफ हुई है तो 1/2 की पावर n की जगह 2 पुट कर लीजिए, 1/4 आ जाएगा। अगर 3 पुट कर दिया तो 1/8 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप ये यहां पर कैलकुलेट कर पाए होंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, n/n0 आपके पास इक्वल है 1/2 रेज टू दी पावर n के। अच्छा स्टूडेंट्स यहां पर ये जो t है टोटल हाफ लाइफ, ये है टोटल हाफ लाइफ जो होंगी आपके पास वो किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल हाफ लाइफ यानी कि टोटल हाफ लाइफ पीरियड, तो ये बन जाएगा n इंटू टी हाफ के। मतलब देखिए जैसे आपके पास हाफ लाइफ होगी 3, एक हाफ लाइफ आपको दी हुई है कंसीडर 20 सेकेंड्स की है, और आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि इसमें 3 हाफ लाइफ हुई है, तो इसका मतलब कितना टाइम लगा है उसे, तो आप लिखेंगे 3 इंटू 20 दैट इज 60। एक और बार मैं एग्जांपल को दोहरा देता हूं कि मान लीजिए आपको ये दिया है कि कोई रेडियोएक्टिव सैंपल जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है, उसका हाफ लाइफ जो है वो 20 सेकेंड्स है। आपको कहा गया है कि उसमें n की वैल्यू 3 है, यानी कि 3 हाफ लाइफ हो चुकी है, तो कितना टाइम लगा होगा उसे स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे 3 इंटू 20 दैट इज 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड में 3 हाफ लाइफ होगी। बहुत ही सिंपल सी बात मैंने यहां पर आप लोगों के सामने रखी है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, और उसके बाद मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मीन लाइफ। मीन लाइफ, मीन लाइफ क्या होती है स्टूडेंट्स, देखिए सारे के सारे न्यूक्लियाइज जो होते हैं रेडियोएक्टिव सैंपल में वो सेम टाइम पे तो डिसइंटीग्रेट नहीं होते स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं। अगर एक न्यूक्लियस का अगर आप ये कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर टाइम पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो हो सकता है दूसरा जो है वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है। हो सकता है कि जैसे ही आपका पहला एटम जो पहला न्यूक्लियाई जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो हो सकता है कि दूसरा उस वक्त स्टार्ट हो, या ये भी हो सकता है कि वो अभी डिसइंटीग्रेट होना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जो आपके पास लाइफ टाइम होता है डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाइज का, वो आपके पास 0 से इंफिनिटी के बीच में वेरी करता है। देखिए बोलने का मतलब क्या है, हो सकता है कि 0 टाइम पे ही कोई न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाए, और हो सकता है कि जब टाइम इनफाइनाइट है उस टाइम पे भी कोई न्यूक्लियाई उसके अंदर जो है वो डिसइंटीग्रेट अभी भी हो रहा है। तो टाइम जो है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में रेंज करता है। 0 से इंफिनिटी के बीच में कभी भी न्यूक्लियाई जो है वो टाइम 0 टू टाइम इंफिनिटी के बीच में कभी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है। तो मीन लाइफ क्या होती है आप समझ ही गए होंगे। आप कहेंगे कि जो ये एवरेज टाइम होगा, द एवरेज टाइम फॉर विच, प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूं, एवरेज टाइम फॉर विच द न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल, nuclei of radioactive sample
एग्जिस्ट, कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं आपके पास, उसे आप क्या लिखते हैं, उसे आप लिखते हैं मीन और हाफ लाइफ, मीन और एवरेज लाइफ। और स्टूडेंट से होती किसके इक्वल है, देखिए अगर आपको मीन लाइफ कैलकुलेट करनी है तो मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मीन लाइफ किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सम ऑफ ऑल द लाइव्स ऑफ ऑल न्यूक्लियस, सारे के सारे न्यूक्लियस की लाइफ्स का सम डिवाइडेड बाय एवरेज कैलकुलेट करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। चलिए ध्यान रखिएगा ये स्टूडेंट्स। अब इसका मैं एक्सप्रेशन डिराइव कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो एक्सप्रेशन है आपके पास, यहां पर मैं लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन, देखिए मीन लाइफ को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैं लिख रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन टाउ एंड लैम्डा। टाउ और लैम्डा के बीच में, डीके कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए इंटीग्रेशन आनी चाहिए, आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन आती हो। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास इनिशियली n नॉट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है जब आपके पास टाइम 0 है स्टूडेंट्स। कुछ टाइम t के बाद मैं ये कहता हूं कि कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज रिड्यूस हो गए हैं, अब आपके पास न्यूक्लियाइज t टाइम के बाद रिड्यूस हो गए हैं n। फर्दरमोर मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज डिसइंटीग्रेट हो गए हैं कितने टाइम में, t प्लस dt टाइम में dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। आप जानते हैं कि dt तो बहुत स्मॉल है स्टूडेंट्स, dt तो बहुत स्मॉल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि लाइफ जो होगी, एवरेज लाइफ जो होगी dn न्यूक्लियाइज की, उसको लगभग, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि dn न्यूक्लियाइज की एवरेज लाइफ जो होगी जनरली वो लगभग t ही होगी। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि dn जो है वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल। तो कह रहे हैं कि टोटल लाइफ कितनी हुई स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टोटल लाइफ ऑफ dn न्यूक्लियस, dn न्यूक्लियस की टोटल लाइफ कितनी हुई स्टूडेंट्स, कहने से ये इक्वल हुई लैम्डा t इंटू dn के। और अगर ये है तो फिर टोटल लाइफ कितनी हुई n नॉट न्यूक्लियस की, व्हाट इज द टोटल लाइफ ऑफ n नॉट न्यूक्लियस, n नॉट न्यूक्लियस की कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, इसे सारे के सारे आपके पास जो dn न्यूक्लियस है इनको इंटीग्रेट कर लिया है मैंने, और मैंने यहां पर वेरिएबल माना है n को, तो यानी कि इनिशियली आपके पास 0 थे, 0 टू n नॉट, सारे के सारे न्यूक्लियस को आपको इंटीग्रेट करना है, सारे के सारे न्यूक्लियस को आपको n को इंटीग्रेट करना है। आप मान सकते हैं कि 0 जब आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस 0 हो जाएंगे और इनिशियली आपके पास कितने थे n नॉट प्रेजेंट, तब तक इंटीग्रेट करना है। अगर मैं मीन लाइफ का फॉर्मूला लगाता हूं तो कहने से कि मीन लाइफ इक्वल हो जाएगी, जैसे मैंने कहा था, टोटल लाइफ ऑफ ऑल दी n नॉट न्यूक्लियस, कितनी हुई स्टूडेंट्स, वो हुई 0 टू n नॉट t dn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे n नॉट। तो स्टूडेंट्स अब मैं n नॉट को बाहर लिख लेता हूं, अब इंटीग्रेट किसे करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा 0 टू n नॉट t इंटू डी एन के, ये है आपके पास मीन लाइफ। अब इसे इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करने के लिए आप जानते हैं कि n नॉट इक्वल होता है n नॉट, n इक्वल टू n नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, मुझे dn चाहिए, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये बन जाता है n नॉट ई रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन सेम रहती है, आप जानते हैं, माइनस लैम्डा की होगी माइनस लैम्डा टी की होगी माइनस लैम्डा, और यहां बन जाता है dt। अब क्योंकि मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लिया है इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप जानते हैं कि लिमिट्स चेंज हो जाएगी। इनिशियली स्टूडेंट्स व्हेन n इज इक्वल टू 0, जब आपके पास n इक्वल टू 0 था स्टूडेंट्स, तो टाइम कितना आएगा, तो मैं n को 0 पुट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा आपके पास इंप्लाइज ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं स्टूडेंट्स लिमिट चेंज करने के लिए, आई होप आप इंटीग्रेशन के बेसिक मैथमेटिक्स को जानते हैं। ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी 0 है, रेसिप्रोकल कर लिया स्टूडेंट्स, तो ई रेज टू पावर लैम्डा टी आपके पास आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि लैम्डा टी स्टूडेंट्स आपके पास आएगा इनफाइनाइट, यानी कि टी की वैल्यू आपके पास आएगी इनफाइनाइट।
तो ध्यान रखिएगा, जब n की वैल्यू 0 है उस वक्त टाइम आपके पास है इनफाइनाइट। जब n की वैल्यू 0 है तो आपके पास ये कितना है, इनफाइनाइट है स्टूडेंट्स टाइम। देन स्टूडेंट्स अगर जब n की वैल्यू n0 है, तब जब n की वैल्यू n0 है स्टूडेंट्स उस वक्त आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ये बन जाता है n0 इज इक्वल टू n0 ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, ये कैंसिल हो जाते हैं। रेसिप्रोकल कर लीजिए, ई रेज टू पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 1। आप लिख सकते हैं ई रेज टू पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 0, यानी कि स्टूडेंट्स लैम्डा टी इक्वल टू 0 और आप कह सकते हैं टी इक्वल टू 0। आई होप आपको यह समझ आया स्टूडेंट्स। तो टाउ किसके इक्वल हो गया, ये आपके पास बन गया 1/n0, 1/n0। टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देता हूं स्टूडेंट्स, टी तो टी ही रहेगा और dn की वैल्यू आपके पास थी माइनस ऑफ लैम्डा n0 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी dt। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगी स्टूडेंट्स, इनिशियली जब टाइम 0 था, इनिशियली जब n की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू इनफाइनाइट थी, और जब n0 थी तो टाइम की वैल्यू 0 है। माइनस साइन को मैं शिफ्ट कर रहा हूं, तो माइनस साइन को शिफ्ट करते ही इंटीग्रेशन का साइन जो है वो, इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। मैंने यहां पर लिख लिया टी लैम्डा n0 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी dt। तो स्टूडेंट्स अभी से इंटीग्रेट करता हूं, तो ये होगा स्टूडेंट्स टाउ इज इक्वल टू, देखिए यहां से कौन किन किन चीजों को मैं कॉमन ले सकता हूं, n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, n0 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। लैम्डा आपके पास बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, लैम्डा को बाहर लिख लीजिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा लैम्डा को बाहर रखने के अलावा आपके पास ये है 0 टू इन्फिनिटी, एक t और एक e रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टी dt। अब मैं अप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई होप आपको वो आता हो। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसमें होता है u इंटू वी। मान लीजिए दो फंक्शन है आपके पास, जिसमें u पहला फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन कौन सा है। इसे आप आइलेट रूल भी कहते हैं, ILATE, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन होता है, फिर लॉगरिथमिक, फिर अरिथमेटिक, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल्स। तो देखिए यहां पर आपके पास है एक अलजेब्रिक और दूसरा है एक्सपोनेंशियल। तो रूल क्या है आपके पास, रूल है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेट। ये है आपके पास रूल। तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होता है, टाउ आपके पास इक्वल हो जाता है लैम्डा इनटू, इसकी इंटीग्रेशन करता हूं तो ये बन जाता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, इसकी सेम ही रहेगी स्टूडेंट्स, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, माइनस लैम्डा जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये जाएगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। देन स्टूडेंट्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि टी की डिफरेंशिएशन 1 होगी स्टूडेंट्स, और ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, और इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा माइनस लैम्डा डी टी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। देन स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा टाइम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, देखिए माइनस टी बाय लैम्डा ई रेज टू पावर लैम्डा टी, और जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा 0 टू इंफिनिटी, तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन लैम्डा। अब इसकी इंटीग्रेशन फिर से कर देते हैं स्टूडेंट्स, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी की, तो ये बन जाएगी ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा। देखिए थोड़ी सी टफ इंटीग्रेशन है, प्लीज थोड़ा ध्यान से आप इंटीग्रेट करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर से दोबारा से देखें इस वीडियो को, जहां से आपको समझ नहीं आ रहा है दोबारा से वहां से देखें और खुद व खुद इंटीग्रेशन करें, तब आपको यह समझ आएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा टाउ इज इक्वल टू, देखिए जब आप अपर लिमिट पुट करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास बन जाएगा ई रेज टू दी पावर लैम्डा टी, यानी कि ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी आपके पास होता है 0, तो ये वाला तो 0 बनेगा पार्ट, ये वाला 0 बन गया है, प्लस
यहां पर बन गया है आपके पास माइनस माइनस लैम्डा, यहां पर आपके पास बन गया है लैम्डा, माइनस का लैम्डा बना है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लिख लें -1/λ², और यहां पर ये बन जाएगा 1/e⁻λt, ये बन जाएगा आपके पास -e⁻1/λt फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अब आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए तो टाउ की वैल्यू आ जाती है, जब अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो -1/λ -1/λ, तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स e⁻, अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूंगा e⁻∞ और -e⁻0 स्टूडेंट्स, तो ये कितना बन जाएगा, कहना इसे ये बन जाएगा -1/λ e⁻∞, स्टूडेंट्स e⁻∞ होता है 1, e⁻1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 0 - 1। तो स्टूडेंट्स फाइनली आंसर हमारा आया है tau इज इक्वल टू 1/λ, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन लाइफ एंड डीके कांस्टेंट लैम्डा। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। यहां सर आप देख सकते हो, एक तो मैंने कैलकुलेट किया था कि हाफ लाइफ में ये इक्वल होता था 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो 1/λ को अगर मैं टाउ लिख लूं तो मैं हाफ लाइफ को 0.693 टाइम्स टाउ भी कैलकुलेट लिख सकता हूं। इस तरीके से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, प्लीज इस बात का ध्यान रहे। ये आपके पास एक लॉ बन गया है स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स एक और टॉपिक आपके पास होता है रेडियो एक्टिविटी में, उस टॉपिक का नाम आपके पास होता है एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो एक्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स, देखिए आप जानते हो कि जो रेट ऑफ डिके होता है यानी कि dN/dt होता है, ये एक्टिविटी बताता है। मतलब देखिए किस रेट से डिके हो रही है कोई चीज, अगर उसका रेट ऑफ डिके फास्ट है, अगर वो बहुत जल्दी डिके हो रही है तो यानी कि उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है, उसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो मतलब रेट ऑफ डिके जो होता है स्टूडेंट्स -dN/dt, ये प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के या एक्टिविटी के। तो -dN/dt एक्टिविटी को हम R से डिनोट करते हैं, तो ये R के इक्वल है, ये है एक्टिविटी आपके पास। लेकिन स्टूडेंट्स आप एक और बात जानते हो, आप जानते हो कि -dN/dt किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है लैम्डा इंटू एन के, अगर आपको याद हो जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो कहना ही से कि R इक्वल होगा लैम्डा एन के, और कहना ही से कि R0 इक्वल होगा लैम्डा टाइम N0 के, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप जानते हो कि N इक्वल होता है N0 e⁻⁻λt के, तो अगर मैं N की जगह लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, N की जगह मैं लिख लेता हूं R/λ, और N0 की जगह लिख लेता हूं R0/λ। यहां से कैलकुलेट की है मैंने वैल्यू, यहां पर N की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की R/λ, और यहां पर N0 की वैल्यू कैलकुलेट की R/λ, R0/λ e⁻⁻λt। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यहां से आप कह सकते हैं R इज इक्वल टू R0 e⁻⁻λt। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू R0 e⁻⁻λt। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स के बारे में बात करें तो यूनिट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इसके 3 यूनिट्स होती है स्टूडेंट्स। सबसे पहली आपके पास होती है बैक्वेरल, इसको PQ से लिखा जाता है। ये स्टूडेंट्स SI यूनिट है आपके पास, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट है, और ये आप जानते ही हेनरी बैक्वेरल के ऊपर लिखी गई है। आपको याद रखना है कि 1 बैक्वेरल ये इक्वल होता है आपके पास 1 डीके पर सेकेंड, 1 डीके पर सेकेंड। जब एक डीके हो रहा होता है 1 सेकेंड में, उसे आप कहते हैं 1 बैक्वेरल। दूसरी आपके पास है स्टूडेंट्स क्यूरी, इसे CI से डिनोट करते हैं, CU से नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये एक हालांकि पुरानी आपके पास
यूनिट थी, अब यूज में नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। और मैडम क्यूरी जो थे उनके ऑनर में ये रखी गई थी। तो ये होती किसके इक्वल है, 1 क्यूरी जो होती है आपके पास, ये इक्वल होता है जनरली 3.7 इंटू 10⁻10 डीकेज पर सेकेंड। 10 डीकेज पर सेकेंड, एक सेकेंड में अगर इतने डीकेज होते हैं तब आप उसे कहते हैं। तीसरी आपके पास होती है स्टूडेंट्स रदरफोर्ड। थर्ड आपके पास है रदरफोर्ड। तो देखिए रदरफोर्ड क्या है आपके पास, याद रखिएगा रदरफोर्ड जो थे उनके ऊपर रखी गई है। और 1 रदरफोर्ड आपके पास इक्वल होती है 10⁻6 डीकेज पर सेकेंड। 10⁻6 डीकेज पर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा, इससे आप ये भी कह सकते हैं कि 1 रदरफोर्ड 10⁻6 बैक्वेरेल के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हुई, क्यूरी आपके पास सबसे बड़ी यूनिट हुई, उसके बाद है आपके पास रदरफोर्ड, और उसके बाद है आपके पास सबसे छोटी यूनिट जो है वो है बैक्वेरेल। ध्यान रखिएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया है। और इस तरह के क्वेश्चंस, अब देखिए अगर मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं आपके साथ तो 2-3 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स चलिए देखिए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है दैट, यहां पर कंप्लीट क्वेश्चंस लिखूंगा ताकि आपको समझ आ सके। और अगर आप चाहें तो इसे पॉज करके पहले आप खुदों को ट्राई कर सकते हैं कि जो मैंने फॉर्मूले आपको करवाए हैं क्या आप उनसे ये निकाल सकते हो। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपके पास क्वेश्चन है दैट फॉर रेडियोएक्टिव मटेरियल, फॉर अ रेडियोएक्टिव मटेरियल half life is 10 minutes। कहता है if initially there are 600 number of nuclei, 600 number of nuclei, तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द टाइम टेकन, मिनट्स में ही, इन मिनट्स ओनली, व्हाट इज द टाइम टेकन इन मिनट्स फॉर disintegration of 450 nuclei। 450 nuclei आपके सामने ऑप्शन है 20, 15, 30 और 10। चलिए स्टूडेंट्स ट्राई करिए। आई होप स्टूडेंट्स आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए देखिए इसका आंसर कैसे कैलकुलेट करना था। मैंने आपको लिखाया था कि n/n0 हमेशा इक्वल होता है 1/2⁻n के, और जो यहाँ पर t होता था वो होता था n टाइम t½ के। तो मुझे पहले यहाँ पर टाइम तो इक्वल हो जाएगा, मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, t½ तो मुझे ऑलरेडी 10 मिनट दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको कहा है कि n0 इनिशियली यू हैव 600 न्यूक्लियस, और स्टूडेंट्स आपको कहा गया है कि जब 450 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जब स्टूडेंट्स 450 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तो उस टाइम पे बचते कितने हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी उस वक्त स्टूडेंट्स, यानी कि उस टाइम पे अनडिकेड न्यूक्लियस कितने होंगे आप जानते हैं, वो इक्वल होंगे 600 माइनस 450, और मैं उसको लिख सकता हूं 150। दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूं स्टूडेंट्स, व्हाट इज n/n0, ये आपके पास होगा 150 डिवाइडेड बाय 600, और ये इक्वल होता है 1/2⁻n के। स्टूडेंट्स आ जाता है 4, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, ये इक्वल होता है आपके पास 1/2 की पावर n के। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स यू विल से n की वैल्यू आपके पास है 2। जब स्टूडेंट्स n की वैल्यू 2 है तो कितना टाइम लगेगा इसे लगेगा 2 × 10 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट्स इसको डीके के लिए लगेंगे। तो सही आंसर यहां पर आपका है ऑप्शन नंबर ए। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है
that the half-life of a radioactive substance, half-life of a radioactive substance is 30 मिनट्स। इस केस में आपको कितनी दी है? 30 मिनट्स। हम कह रहे हैं कि द टाइम, आपको टाइम कैलकुलेट करना है फिर से, और फिर से मिनट्स में ही कैलकुलेट करना है। टाइम इन मिनट्स टेकन बिटवीन 40% decay and 85% decay of the same radioactive substance, radioactive substance is कितना होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन है आपके पास 20, ऑप्शन है 60, देन 15 और 30, या फिर स्टूडेंट्स चलिए एक और ऑप्शन रख लेते हैं यहाँ पर, नन ऑफ दी अबव। तो चलिए आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन को समझे तो आपको क्या कहा गया है, आपको ऑलरेडी यहां पर प्रोवाइड किया गया है कि हाफ लाइफ तो आपके पास 30 मिनट्स है। अगेन आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो वो इक्वल होता है आपके पास n इंटू टी हाफ के। तो मतलब ये आपके पास आ जाएगा n टाइम्स 30 के। अब आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n की वैल्यू आप जानते हैं, ये इक्वल होती है n बाय n नॉट इक्वल टू 1/2 रेज टू दी पावर n का। ये फॉर्मूला है आपके पास स्टूडेंट्स। अब आप जानते हो स्टूडेंट्स, देखिए अगर क्वेश्चन को हम समझने की यहां पर कोशिश करें तो आपको कहा गया है कि जब 40% डीके हो जाता है, वहां से लेके जब वो 85% डीके होता है, वहां तक के बीच का टाइम कितना है? स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो डीके है वो 40% और वहां से आपको जाना है 85% पे, तो कहना इसे स्टूडेंट्स कि उस टाइम पे जो अनडीकेड होगा, अनडीकेड यहां पर 60% होगा और यहां से आपको जाना है 15% पे। यानी कि स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ? कहने से कि यहां पर जो अनडीकेड 60 है, यानी कि यहां पर n की वैल्यू मैं 60 ले सकता हूं, n नॉट की वैल्यू को मैं 60 ले सकता हूं, और n की वैल्यू को स्टूडेंट्स कितना ले सकता हूं? 15। मतलब आपको 60 से, जब 60 एटम्स है आपके पास, इनिशियली आपके पास 60 एटम्स प्रेजेंट है, यहां से आपको कहां तक जाना है? 15 एटम्स जब अनडीकेड रहेंगे वहां तक। तो स्टूडेंट्स दोनों का रेशियो निकाल देता हूं, n सॉरी स्टूडेंट्स, n बाय n नॉट यहां पर किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 15/60। तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स 1/4, जिसे मैं लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स n बाय n नॉट ये इक्वल होता है 1/2 की पावर n के। सो बाय कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस यू विल से n की वैल्यू आपके पास फिर से कितनी आ गई है? 2 आ गई है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब आपके पास t की वैल्यू कितनी होगी? n टाइम 30, यानी कि 2 टाइम 30, यानी कि सब्सटेंस 60 सेकेंड्स यहां पर, 60 मिनट्स यहां पर टोटल लेगा, ताकि डीके हो जाए 40% से 85% तक। आई होप ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा। वन मोर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक और क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है स्टूडेंट्स कि रेडियो एक्टिव मटीरियल, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है आपके पास, इसे आप ए कह दीजिए, और इसका डीके कांस्टेंट आपको दिया है, मान लीजिए इसका डीके कांस्टेंट है 8 लैम्डा। Another radioactive material, students consider one more radioactive material, इसको नाम देते हैं B, और इसका डीके कांस्टेंट कंसीडर आपको दे दिया मैंने लैम्डा। और मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट्स, कंसीडर मैंने यहां पर कह दिया कि इनिशियली दोनों ही मटेरियल, इनिशियली A and B have सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इनिशियली दोनों
सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है दोनों के पास। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम, यहां पर लिख लेता हूं, आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम के बाद जो रेशो होगा दोनों का, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल ए टू दैट ऑफ बी, दोनों का रेशो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल ए टू दैट ऑफ बी, दोनों का रेशो कितने टाइम बाद 1/E होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है मैंने क्वेश्चन को, ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है लैम्डा 1/लैम्डा, बी है 1/7 लैम्डा, सी ऑप्शन है आपके पास 1/8 लैम्डा, डी ऑप्शन आपके पास है 1/9 लैम्डा, या ई ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए आपको क्या था यहां पर स्टूडेंट्स गिवन। चलिए देखते हैं। हमारे को ये गिवन है स्टूडेंट्स कि आपको कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद Na/Nb, कितने टाइम के बाद इनका रेशो 1/E हो जाता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स यहां से बन जाएगा कि Na ये इक्वल हो जाएगा Nb/E के। आज जानते हैं स्टूडेंट्स N इक्वल टू N0e⁻ λt होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दोनों में, इसमें कंसीडर इनिशियली N0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। सो Na इज इक्वल टू N0e⁻, देखिए लैम्डा कितना यूज करूंगा मैं, ए का लैम्डा स्टूडेंट्स 8 लैम्डा था, तो यहां पर लिख लूंगा -8 लैम्डा, -8 लैम्डा टी भी आप लिख लें यहां पर, जस्ट अ सेकेंड, -8 लैम्डा इंटू टी यहां पर लिख लें आप, -8 लैम्डा टी, और यहां एन बी की जगह आप फिर से लिख ले N0e⁻ लैम्डा टी, और इसके डिवाइड में है स्टूडेंट्स e, क्योंकि सेकंड का कांस्टेंट कितना था, लैम्डा ही था। स्टूडेंट्स दोनों में मैंने N0 लिखा है, क्यों लिखा है N0 इनिशियली, क्योंकि दिया था कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो N0 से N0 कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स। कैन आई से स्टूडेंट्स कि यहां से e⁻8 लैम्डा टी ये इक्वल होगा e⁻ लैम्डा टी, और यहां से e की पावर भी ऊपर चली जाएगी यानी कि -1। दोनों साइड कंपेयर कर लेता हूं, e⁻8 लैम्डा टी इक्वल टू -लैम्डा टी -1, -8 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी इक्वल टू -1, यानी कि स्टूडेंट्स -7 लैम्डा टी ये इक्वल होगा -1 के, लैम्डा टी इक्वल होगा 1/7 के, कितने टाइम के बाद पूछा था, तो यानी कि टी की वैल्यू होगी 1/7 लैम्डा। तो स्टूडेंट्स यहां पर सही आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। दैट्स इट स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊंगा, डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अल्फा बीटा एंड गामा डीके को, और इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें किस तरीके से होता है ये भी डिस्कस करेंगे, प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑन न्यूक्लियर। चलिए स्टूडेंट्स तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।